हेलो। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यूनिट वाइज देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर यूनिट सेकेंड में कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे यूनिट वाइज आपको पढ़ने से दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपके सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे और दूसरा ये कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी पता लग जाएगा। ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्या है और मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यह मनुष्य की वो शाखा है जो यह समझने का प्रयास करती है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग कैसे करता है, उसमें परिवर्तन कैसे लाता है और उसके साथ किस प्रकार तालमेल बैठाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि मानव और पर्यावरण के बीच कौन कौन से पारस्परिक संबंध हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं और मानव भूगोल को इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं मानव भूगोल की परिभाषा पे। तो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल वो विज्ञान है जो मनुष्य और उसके भौतिक परिवेश के संबंधों का अध्ययन करता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा दिए हैं रेडजेल। तो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मनुष्य को पृथ्वी की उपज मानकर उसका अध्ययन करता है। उसके बाद तीसरी परिभाषा है विडाल डी ब्लास के अनुसार मानव भूगोल का उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करना है। ये तो हो गया कि मानव भूगोल और मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। उसके बाद फर्स्ट यूनिट से ही एक क्वेश्चन और आता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है क्योंकि वो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों, क्रियाओं और प्रभावों का अध्ययन करता है। मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन की सभी भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जब आपको पूछेगा तो आप इतना लिखना कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसके बाद जो है नीचे हेडिंग डाल के लिखना कि मनुष्य और पर्यावरण का संबंध, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना कि मानव जीवन की आर्थिक क्रियाएं, यानी कि इसके अंतर्गत हम मनुष्य की आजीविका से जुड़ी गतिविधियां जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा कि जनसंख्या का अध्ययन। तो मानव भूगोल में जनसंख्या से संबंधित पहलू भी आते हैं जैसे कि जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, प्रवास और जनसंख्या संरचना, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि संस्कृति और समाज का अध्ययन, यानी कि भाषा, धर्म, जाति, रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक संगठन आदि भी मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, इससे शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, वो भी कभी कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दे रही हूँ कि मानव भूगोल का विकास कब हुआ था, ये पूछा जाता है। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि मानव भूगोल का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। तो इसके विकास के 3 चरण होते हैं कि जैसे पर्यावरण निर्धारणवाद, संभववाद और आधुनिक दृष्टिकोण। तो पर्यावरण निर्धारणवाद में ये था कि उस समय मानव जो है पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड था और वो प्रकृति की पूजा करता था 19वीं शताब्दी में। बट जब 20वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ तो उस समय मनुष्य बुद्धिमान हो गया और वो विकास के मार्ग पर चलने लगा। तो वो अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा और सोचा कि अब प्रकृति को अपने अधीन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है 20वीं शताब्दी का मध्यकाल। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वैज्ञानिकों ने बताया कि ना मनुष्य पृथ्वी का मतलब ना मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति मनुष्य का दास है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद हम आते यूनिट नंबर 2 पे।
देखो मैंने हाईलाइट चेंज कर रखा है, जहाँ पे एक नई यूनिट स्टार्ट होगी वहाँ पे हाईलाइट चेंज हो जाएंगे। तो ये था यूनिट नंबर 2 ये है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है और नव निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद क्या है पहले सुन लीजिए कि निश्चयवाद जो है इसके अंतर्गत मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, वो प्रकृति की पूजा करता था और उस समय प्रकृति को ही सर्वोपरि माना गया है। मनुष्य अपने विवेक से कुछ भी कार्य नहीं करता था, बल्कि वो सोचता था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब प्रकृति ही कर रही है, प्रकृति हमारी देवी हैं और हम लोग उनके शरण में रहते हैं। तो सिंपल है कि निश्चयवाद में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति सर्वोपरि थी और मनुष्य शून्य था। इसको इस तरह से लिखा गया है कि निश्चयवाद मानव भूगोल की सबसे पुरानी विचारधारा है। इसका उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का जीवन और उसकी गतिविधियां पूरी तरह प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। फ्रेडरिक रेटजेल को निश्चयवाद का जनक माना जाता है। उनकी शिष्या एलन सी सैंपल ने कहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज है। इस दृष्टिकोण के अनुसार जलवायु, स्थल रूप, वनस्पति, मिट्टी और जल जैसे प्राकृतिक तत्व मनुष्य के रहन सहन, भोजन, परिधान और संस्कृति को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि जो ठंडा प्रदेश होता है वहाँ रहने वाले लोग मेहनती होते हैं, अनुशासित होते हैं, और जो गर्म प्रदेश में रहते हैं वहाँ के लोग थोड़ा आलसी होते हैं। तो ये सब प्रकृति की वजह से हो रहा है कि जैसे जहाँ की जलवायु ठंडी है वहाँ के लोग थोड़े मेहनती हैं और अनुशासित हैं, बट जहाँ पे गर्मी हो रही है वहाँ पे लोग आलसी हैं। ठीक है, तो ये अवधारणा निश्चयवाद की है। और इसमें आलोचना क्या होती है कि निश्चयवाद की सबसे बड़ी कमी यह थी कि मनुष्य की स्वतंत्र सोच और तकनीकी विकास को महत्व नहीं दिया गया था निश्चयवाद में। और जब 20वीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीकी आई तो मनुष्य ने पर्यावरण को बदलना शुरू किया, तब निश्चयवाद की धारणा पुरानी लगने लगी। यानी कि निश्चयवाद में जो है मनुष्य स्वतंत्र नहीं था, वो सोच ही नहीं सकता था कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई तो उसमें मनुष्य ने पर्यावरण को बदलना शुरू किया। मनुष्य ने ये समझा कि हाँ हम अपने दिमाग से भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं और पर्यावरण में चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद आती है दूसरी विचारधारा संभववाद की। निश्चयवाद की आलोचनाओं के बाद संभववाद का विकास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस के विडाल डी ब्लास ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति मनुष्य को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन कौन सी संभावना अपनाई जाए यह मनुष्य की बुद्धि और सामाजिक विकास पर निर्भर होता है। यानी कि संभववाद जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तब आता है, और इसमें जो है मनुष्य अपनी शक्तियों को समझ चुका होता है कि हाँ मुझे प्रकृति से ये चीज़ें लेकर के विकास करना है। जैसे वो प्रकृति से वृक्षों को काटता था, फिर उससे फर्नीचर आदि चीज़ें बनाता था, फिर वो पहाड़ों को काट करके रोड बनाता था, और जो नदियाँ थी उनके ऊपर पुल बनाता था, रास्ते। ठीक है, तो संभववाद में यही होता है कि मनुष्य अपने आप को समझ जाता है और वो प्रकृति से चीज़ें ले करके विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। संभववाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं बल्कि उसका सहयोगी है। यह तकनीकी और विज्ञान के माध्यम से पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के रूप में ले लो कि जैसे एक ही नदी के किनारे कोई क्षेत्र खेती के लिए उपयोग करता है, तो कोई इंसान मछली पालन के लिए, तो कोई व्यापार के लिए। यानी संसाधन समान है पर उपयोग अलग अलग किया जाता है, और यही संभववाद है। उसके बाद आती है तीसरी अवधारणा की नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद विचारधारा क्या है? तो ये संभववाद के अतीत के बाद ग्रिफिथ टेलर ने एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसे नव निश्चयवाद कहा जाता है। इस विचार के अनुसार न तो मनुष्य पूरी तरह प्रकृति के अधीन है और न ही पूरी तरह स्वतंत्र है। मनुष्य केवल उतना ही कार्य कर सकता है जितनी अनुमति प्रकृति देती है। तो निश्चयवाद में क्या था कि प्रकृति सर्वोपरि थी, मनुष्य शून्य था, और
उसके बाद आता है संभववाद। तो संभववाद में ये हुआ कि मनुष्य सर्वोपरि है, जबकि प्रकृति को थोड़ा शून्य माना गया। लेकिन नव निश्चयवाद में क्या हुआ, इसमें वैज्ञानिकों ने बोला कि ना ही मनुष्य प्रकृति के अधीन है और ना ही प्रकृति मनुष्य के अधीन है, बल्कि जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और किसी एक के बिना किसी दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जैसे कि देखो, मनुष्य उतना ही कर सकता है जितना प्रकृति उसे छूट दे। जैसे कि अगर मान लो कि मनुष्य नदी पे जो है बांध बना करके पानी रोक ले रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से पानी रोकने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए इसमें बोला गया है कि मनुष्य केवल उतना ही कर सकता है जितना कि प्रकृति चाहती है। और इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने बोला, जैसे कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार प्रकृति सीमाएं निर्धारित करती है, परंतु उन सीमाओं के भीतर मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उदाहरण के रूप में जैसे मनुष्य नदी पर पुल बना सकता है, लेकिन नदी के प्रवाह को पूरी तरह से नहीं रोक सकता। नवनिश्चयवाद ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध सहयोग और नियंत्रण दोनों पर आधारित हैं। और ये आप लोग महत्व देख लेना। उसके बाद हम आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट से क्वेश्चन आते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वितरण के क्या कारक हैं, जनसंख्या वितरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं जनसंख्या वितरण। जब हम यह अध्ययन करते हैं कि किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं और वे कैसे फैले हुए हैं, तो उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। दुनिया के या किसी देश के सभी हिस्सों में लोग समान रूप से नहीं रहते। कहीं लोग बहुत अधिक संख्या में बसते हैं, जैसे कि मैदानी इलाकों में, नदी घाटियों पर, तटीय क्षेत्रों पर, तो कहीं बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे रेगिस्तान में, पर्वतीय क्षेत्रों पर, ध्रुवीय क्षेत्रों पर। तो इसी असमान बिखराव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। यानी कि जो है जनसंख्या का इधर उधर फैलाव, कहीं जनसंख्या कम रहती, कहीं जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है, तो इसी असमान वितरण को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। परिभाषा है हटिंगटन के अनुसार, जनसंख्या वितरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों में मानव का निवास स्थापित होता है। उसके बाद है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है प्राकृतिक कारक, यानी कि जलवायु, स्थल रूप, मिट्टी, जल उपलब्धता आदि। दूसरा कारक है आर्थिक कारक, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन, रोजगार के अवसर। तीसरा सामाजिक कारक, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, जीवन स्तर। चौथा है राजनीतिक कारक, स्थिर शासन, शांति, नीति आदि। तो इसका कहने का मतलब है कि जहाँ की जलवायु अच्छी रहेगी, जहाँ के स्थल रूप अच्छे रहेंगे, या फिर जहाँ पे व्यापार अच्छा होगा, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, शासन और शांति होगी, तो वहाँ लोग अधिक निवास करेंगे। तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा जा कर के रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास का अर्थ होता है, इसे इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए या काम करने के लिए या बेहतर जीवन की तलाश में जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। उदाहरण के रूप में गांव से शहर, नौकरी या शिक्षा के लिए जाना। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी काम के लिए या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जाते हैं, तो उसे ही प्रवास कहते हैं। जैसे गांव के लोग शहर जाते हैं कमाने के लिए। अब प्रवास के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रवास के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक प्रवास होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। आंतरिक प्रवास जो एक देश के अंदर ही होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोग कहीं बिहार चले गए या फिर चंडीगढ़ चले गए, तो ये आंतरिक प्रवास के अंतर्गत आएगा। फिर जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, तो एक देश से दूसरे देश में जाना, जैसे भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए या फिर अमेरिका।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रवास के कारण कौन कौन से हैं, यानी किन किन चीज़ों की वजह से लोग एक स्थान को छोड़ कर के कहीं और चले जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि आर्थिक कारक, यानी कि उन्हें रोज़गार नहीं मिलता या फिर उनके पास जितने पैसे रहते हैं वो ख़त्म हो जाते, तो वो पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं दूसरे क्षेत्र पे। और उसके बाद आता है प्राकृतिक कारक, कि जैसे बाढ़ आ गई उनके गांव में, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, ज्वालामुखी आ गई, तो वो उस स्थान को छोड़ करके किसी सेफ जगह पे चले जाते हैं। और तीसरा कारण है कि सामाजिक व राजनीतिक कारण। उसके बाद आता है कि शैक्षिक व सांस्कृतिक कारक, यानी कि लोग बेहतर शिक्षा और उच्च प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करने के लिए चले जाते दूसरे जगह पे, या फिर अपना जीवन अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये 4 कारण थे जिनकी वजह से प्रवास होते हैं। लोग अच्छा जीवन जीने के लिए किसी अदर स्टेट में या फिर अदर कंट्री में चले जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्रवास के प्रभाव क्या हैं। तो प्रवास के 2 प्रभाव होते हैं, एक तो सकारात्मक प्रभाव है, दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव है कि लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिलते हैं, शिक्षा, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान होता है, देश या क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होता है। लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या घट जाती है, शहरों में भीड़, बेरोजगारी और झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती हैं, परिवारों में अलगाव और सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। देखो, सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत ये होता है कि जब लोग गांव से शहर जाते हैं तो उन्हें अच्छा पैसा मिलता है और उन्हें नई नई चीज़ें करने का अवसर मिलता है। वो लोग शिक्षित होते हैं और अपने नए नए विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, और जो देश होता है वो और जो क्षेत्र होता है उनकी आर्थिक स्थिति का भी विकास होता है। लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो ये होता है कि जिस स्थान को छोड़ करके मनुष्य चला जाता है तो वहाँ की जनसंख्या तो कम हो जाएगी, और जब वो शहर में जाएगा तो वहाँ पे भीड़ भड़क्का बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब बहुत सारे लोग जाएंगे तो सबको रोज़गार तो मिल नहीं पाएगा शहर में, तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। और जब कहीं दूसरे स्थान पे लोग जाते तो उन्हें इतने जल्दी से घर नहीं मिलता, तो वो छोटे छोटे घर बना करके रहते हैं, जिसकी वजह से शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब वो अपने परिवार से अलग हो करके किसी अन्य स्थान पर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि परिवार में असंतुलन भी हो जाएगा। तो ये थे प्रवास के प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, न्यून जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल में कैसे किया जाए। ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस यूनिट से। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र या देश की जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। या फिर दूसरे अर्थों में बोले तो जब किसी देश या क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या बाहर से लोग वहाँ बसने आते हैं तो उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी कि उस क्षेत्र में लोग जो है पैदा तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मर बहुत कम लोग रहे हैं। तो जब बहुत कम लोग मरेंगे तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी कि पैदा लोग हो रहे हैं और एक तो पहले से भी हैं, ऊपर से कोई मर भी नहीं रहा है तो जनसंख्या बढ़ी जाएगी। और लोग बाहर से भी आ जाते हैं रहने के लिए तो इसकी वजह से भी जनसंख्या बढ़ती है। तो जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है, ये पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाता उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि जनसंख्या वृद्धि का अगर सूत्र पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि इक्वल टू ब्रैकेट में जन्म दर माइनस मृत्यु दर ब्रैकेट क्लोज प्लस प्रवास का अंतर। उसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि का प्रकार क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक और वास्तविक। प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत आता है कि जब किसी देश की जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से बढ़ती घटती है, यानी कि लोग मर रहे हैं या फिर जी रहे हैं, तो इस सब चीज़ ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं कि लोग मर रहे हैं या फिर लोगों का और जन्म हो रहा है, तो ये इन सब चीज़ों से भी वृद्धि होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्राकृतिक में, जैसे कि भारत में जन्म दर अधिक होने से प्राकृतिक वृद्धि अधिक है।
उसके बाद आती है वास्तविक वृद्धि। तो इसमें जन्म मृत्यु के साथ साथ प्रवासन को भी शामिल किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे विदेशों से आने वाले प्रवासियों के कारण अमेरिका की जनसंख्या बढ़ती है। उसके बाद आते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से होती है जनसंख्या वृद्धि। पहला पॉइंट है जन्म दर का उच्च होना। भारत जैसे विकासशील देशों में लोगों का यह मान्यता होती है कि ज़्यादा बच्चे परिवार की शक्ति होते हैं। बाल विवाह और कम उम्र में विवाह के कारण अधिक संतान उत्पत्ति होती है। धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं भी बड़ा परिवार प्रोत्साहित करती हैं। ये तो हो गया जन्म दर का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, वो ये है भारत में कि लोगों की ये मान्यता होती है कि जैसे जब किसी बच्चे के माता पिता मर जाते हैं तो वो जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, उनके अगर हाथ से श्रद्धांजलि दी जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लड़के होते हैं उनके हिसाब से लड़के जो है ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं या फिर कार्य करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो भारत के लोग ज़्यादातर अंधविश्वास मानते हैं कि लड़का होना बहुत अच्छा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो है संतान उत्पत्ति के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि जो है वहाँ पे बड़ा परिवार इसलिए बनाते हैं लोग कि कार्य करने में आसानी होगी, तो इससे इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे, तो इससे भी जो है संतान उत्पत्ति होती है। और दूसरा कारण ये है जनसंख्या वृद्धि का कि मृत्यु दर का घट जाना, यानी कि जब लोगों की मौत नहीं होगी, वृद्ध लोग जो हैं जिनकी अवस्था हो चुकी है, जब वो लोग मरेंगे ही नहीं और ऊपर से जन्म होता रहेगा लोगों का, तो इससे भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। और मृत्यु दर का घट जाने की वजह क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि हॉस्पिटल्स जितने हैं वहाँ सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है, पोषण मिल रहे हैं सबको और जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। इससे जो है मृत्यु दर जो है कम हो रहे हैं, जिससे जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। और तीसरा कारण ये है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रगति, यानी कि वैक्सीन लग रही हैं, लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, अस्पताल और स्वास्थ्य की योजनाएं बराबर सबको मिल रही हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर घट रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। और चौथा पॉइंट है अशिक्षा और सामाजिक परंपराएं, यानी कि जब लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि ज़्यादा बच्चे होने से क्या होगा, या फिर जब जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समाज में क्या होगा या देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ये कारण ये भी है कि अशिक्षा। और उसके बाद जो है सामाजिक परंपराएं हैं, तो ये जो है भारत में या फिर किसी अन्य राज्यों में ये माना जाता है कि बच्चे भगवान का वरदान होते हैं, यानी कि जितने बच्चे मिले उतना होते जाए, ठीक है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। उसके बाद पांचवा कारण है कि आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण ये है कि लोगों का ये मानना होता है कि अगर घर में बच्चे रहेंगे तो वो आर्थिक सहारा बनेंगे, कमाएंगे, जिससे पैसे आएंगे, या फिर मजदूरी के लिए भी लोग बच्चों को पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। और दूसरा है प्रवास, और अगला कारण है प्रवास। ग्रामीण से शहरी या एक देश से दूसरे देश में लोगों का आना जाना भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। यानी कि जैसे आप यूपी में रह रहे हो, अगर आप किसी काम के लिए दिल्ली चले गए तो दिल्ली में जनसंख्या बढ़ जाएगी क्योंकि आप चले गए, तो ये भी एक कारण हो गया। जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे लोगों की पिछली मान्यताएं कि लड़का होना ज़रूरी है, फिर आर्थिक स्थिति के कारण कि लोग सोचते हैं बच्चे रहेंगे तो इनकम का सोर्स जो है मिलता रहेगा, फिर उसके बाद प्रवास हो गया उसका कारण, और अशिक्षा हो गया कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें ये पता नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि होने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं कारण में, आप ऐसे लिख दीजिएगा बना के अपने मन से, या फिर जो भी चीज़ें इसमें हैं वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रवाह क्या हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के दो प्रभाव हैं, एक तो सकारात्मक प्रभाव, दूसरा है नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव ये होता है कि श्रम शक्ति की उपलब्धता होती है, उत्पादन और बाजार की मांग में वृद्धि हो जाती है,
देश की कार्यशील जनसंख्या बढ़ जाती है। और नकारात्मक प्रभाव ये है कि बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी और संसाधनों की कमी हो जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की समस्याएं हो जाती हैं जनसंख्या बढ़ने से, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, भूमि का दबाव बढ़ जाता है, खाद्यान्न और जल का संकट उत्पन्न हो सकता है जनसंख्या वृद्धि से। और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो पहला उपाय ये है कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नीति का पालन करना। दूसरा ये है कि शिक्षा और जागरूकता फैलाना है। लोग शिक्षित होंगे तो उन्हें चीज़ें पता होंगी, तो इससे जनसंख्या वृद्धि के स्तर में सुधार आ सकता है। फिर उसके बाद है विवाह की न्यूनतम आयु का पालन करना। पहले क्या होता था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चियों के और बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिससे जो है जनसंख्या और बढ़ती थी। लेकिन अब क्या है, 18 साल या 21 वर्ष के ऊपर के बच्चों से ही शादी होती है, मतलब 21 प्लस या फिर 24 प्लस के बच्चों की। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। फिर अगला है शहरीकरण और औद्योगिकरण का संतुलित विकास करना। तो ये सब उपाय हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यून जनसंख्या क्या है। तो न्यून जनसंख्या का अर्थ होता है कि जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या इतनी अधिक कम हो जाए कि वहाँ पे जो उपलब्ध संसाधन है उनका ही उपयोग लोग ना कर पाए, यानी कि लोग बहुत कम हो और संसाधन अधिक हो, लेकिन लोग अब जब कम हैं तो कितना ही संसाधन का उपयोग करेंगे। तो संसाधन इसीलिए बढ़ गया और जनसंख्या कम हो गई, तो इसे ही न्यून जनसंख्या बोलेंगे। और इसकी वजह क्या होती जनसंख्या कम होने की, जैसे कठोर जलवायु हो गया, या फिर आर्थिक स्थिति उनकी कम हो गई, या फिर प्रवास, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए छोड़ के, या फिर बीमारियां ज़्यादा फैल गई, या राजनीतिक अस्थिरता हो गई। तो जब ये सारी चीज़ें किसी देश में या फिर किसी क्षेत्र में रहेंगी तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो संसाधन जितने भी रहेंगे वो बचे रहेंगे, यूज़ करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मानव बस्तियां क्या हैं। ये मानव बस्ती का क्वेश्चन ये जो है वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, जैसे 3 नंबर में। तो मानव बस्ती से अर्थ है इसका, जब मनुष्य किसी स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करता है और वहाँ घर, सड़कें, खेती, उद्योग, बाजार आदि का विकास करता है, तो ऐसी जगह को मानव बस्ती कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं, खेती करते हैं, अपना घर बनाते हैं, बाजार भी रहता है, तो उसे ही मानव बस्ती बोलेंगे। उसके बाद है मानव बस्तियों की उत्पत्ति। तो प्रारंभ में मनुष्य नदियों, झीलों और उपजाऊ भूमि के पास रह रहा था। शुरुआत में बस्तियां घुमंतू थी, यानी लोग अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। जहाँ भी उन्हें चीज़ें मिलती थी वो उस स्थान को छोड़ करके उस स्थान पर चले जाते थे। धीरे धीरे जब कृषि और पशुपालन शुरू हुआ तो लोगों ने अस्थायी बस्तियां बसाई, यानी कि जब वो कृषि करने लगे तो फसल अगर उगेगी 6-7 महीने में तो वो उसे छोड़ करके नहीं जा सकते थे, तो इसीलिए वो स्थायी रूप से रहने लगे। यही अस्थायी बस्तियां समय के साथ गांव, कस्बे और शहरों में बदल गई। जब लोगों की ज़रूरत की चीज़ें मिलने लगी तो वहाँ पर लोग रहने लगे, जनसंख्या बढ़ गई। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग घर बनाएंगे, घर में रहेंगे, खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, तो ऐसे ऐसे करके एक बड़ा गांव बना, कस्बा बना और शहर बना। और इसमें क्वेश्चन है कि मानव बस्तियों के प्रकार। तो मानव बस्तियों को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण बस्तियां। ऐसी बस्तियां जहां मुख्य रूप से लोग कृषि करते हो, पशुपालन पर डिपेंड हो, मछली पालन करते हो या फिर आदि प्राथमिक कार्यों से जुड़े होते हैं। और ये ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं हैं कि इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण से गहरा संबंध होता है मनुष्य का। जनसंख्या घनत्व कम होती है क्योंकि प्राथमिक चीज़ों पर आजकल बहुत कम लोग डिपेंड होते हैं और गांव में बहुत कम लोग रहना चाहते हैं, तो इससे जनसंख्या कम रहती है।
जीवन सरल होता है और पारंपरिक होता है। सड़कें व भवन कम विकसित होते हैं। उदाहरण के रूप में भारत के गांव। ग्रामीण बस्तियों के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे सघन बस्ती, बिखरी बस्ती, रैखिक बस्ती। तो सघन बस्ती क्या होता है? इसके अंतर्गत घर एक दूसरे के पास ही होते हैं। बिखरी बस्ती में क्या होता है कि घर एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब कि। और रेखीय बस्ती का क्या होता है कि सड़क, नदी या नहर के किनारे फैले होते हैं। तो सघन बस्ती का अर्थ होता है कि जिस गांव में घर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवे ऐसे आपस में सटे रहते हैं। और बिखरी बस्ती का अर्थ होता है कि जैसे समझ लो एक ने अपना घर खेत में बनवा लिया तो एक उससे दूर मार्केट में जाके बनवा लिया। फिर जैसे जो थोड़े दूर दूर घर रहते हैं उन्हें बोला जाता है बिखरी बस्ती। और रेखिक बस्ती होता है कि जो लोग रोड के किनारे घर बना लेते हैं या नदियों के किनारे या नहर के किनारे बना लेते हैं घरों को। तो ये था ग्रामीण बस्ती के प्रकार। उसके बाद है वृत्ताकार बस्ती। तो किसी जल स्रोत या पहाड़ी क्षेत्रों के चारों ओर जो घर बने रहते हैं उसे बोलते हैं वृत्ताकार बस्ती। यानी कि जैसे समझ लो किसी तालाब के किनारे घर हो या फिर किसी पहाड़ बीच में और आरी किनारे किनारे लोग रहते हो, तो ये था वृत्ताकार बस्ती की जो है सर्कल के, मतलब जो वृत्ताकार में घर बने होते हैं, बस्तियां होती हैं, उन्हें ही वृत्ताकार बस्ती बोलते हैं। फिर दूसरा प्रकार था शहरी बस्तियां। पहला तो था ग्रामीण बस्तियां, दूसरी हैं शहरी बस्तियां। ऐसी बस्तियां जहां लोग मुख्य रूप से गैर कृषि कार्यों पर लगे होते हैं, जैसे कि उद्योग में काम करते, व्यापार करते हैं, प्रशासन, शिक्षा आदि। और शहरी बस्तियों की विशेषताएं ये हैं कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत होता है, भवन, सड़कें, परिवहन व संचार विकसित होते हैं, जीवन शैली आधुनिक होती है, रोजगार के विविध अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मानव बस्तियों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक है भौतिक कारक, जल स्रोत, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, वनस्पति आदि। जैसे नदियों के किनारे गंगा, नील बस्तियां घनी हैं। तो मानव बस्तियों का वितरण पता है, जैसे कि मानव बस्तियां वहीं, मतलब मनुष्य वहीं रहेंगे जहाँ पे जल की उपलब्धता होगी, जलवायु अच्छी होगी, कृषि करने योग्य भूमि होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पे, और वनस्पतियाँ उगती होंगी। तो यहीं मनुष्य रहेंगे, तो यहीं अपना घर बनाएंगे। तो यही है कि मनुष्य वितरण को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जहाँ की आर्थिक स्थिति होगी कि जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार मिलता होगा, तो वहाँ पर बस्तियाँ अधिक होंगी। जहाँ पर धर्म, भाषा, परंपरा, शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, और फिर जहाँ के नेता, जहाँ की सरकार अच्छी होगी, तो वहाँ पर जो है मानव लोग रहेंगे और अपना घर बनाएंगे। तो मानव बस्तियों के वितरण को प्रभावित करने वाले तीन चार कारक हैं, जैसे कि भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक। जहाँ ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी और अच्छी होंगी, लोग वहीं रहेंगे और वहीं अपना घर बनाएंगे। उसके बाद आता है अगले यूनिट का अगला क्वेश्चन कि आवास क्या है। तो आवास का अर्थ होता है कि जहाँ मनुष्य अपने परिवार के साथ रहने, आराम करने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवास करता है, उस स्थान या भवन को आवास कहा जाता है। आवास के प्रकार। मानव बस्तियों के अनुसार आवासों के प्रकार अलग अलग होते हैं और इन्हें कई आधारों पर बांटा जा सकता है। तो जैसे निर्माण के आधार पर आवास को बांटा गया है कच्चा मकान, इसके अंतर्गत आते हैं मिट्टी, लकड़ी, घास, बांस आदि से बने घर, ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब वर्ग में आम और जल्दी बन जाते ये और अस्थायी नहीं होते। उदाहरण के रूप में झोपड़ी, मिट्टी के घर, खप्पर वाले घर। और दूसरा है पक्का मकान। ये ईंटों से बने होते हैं, मजबूत होते हैं, अस्थायी होते हैं और सुविधाजनक होते हैं। ये शहरी और विकसित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो आवास के प्रकार है वो निर्माण के आधार पर दो प्रकार बताए गए हैं। पहला कच्चा मकान और पक्का मकान। कच्चा मकान जो होता है ये अस्थायी होता है, लकड़ी, घास, मिट्टी से बने होते हैं और ये उदाहरण के रूप में जैसे झोपड़ी और मिट्टी के घर।
दूसरा है पक्का मकान, जो ईंटों से सीमेंटों से बना होता है, ये मजबूत होता है, अस्थायी होता है और सुविधाजनक होता है। और उसके बाद जलवायु के आधार पर कौन कौन से आवास होते हैं, जैसे ठंडे प्रदेशों के आवास जो लकड़ी या पत्थर से बने बंद घर होते हैं, खिड़कियां इसमें छोटी होती हैं और छत जो है ढलवा होती है ताकि बर्फ़ न टिके इसमें। उदाहरण के रूप में जैसे कश्मीर के घर, लद्दाख, स्विट्ज़रलैंड के जो घर होते हैं। गर्म प्रदेशों के आवास यानी कि ऊंची छतें होती हैं और बड़ी खिड़कियां होती हैं ताकि हवा चलती रहे। उदाहरण के रूप में राजस्थान के घर, मध्य भारत के घर। उसके बाद है वर्षा वाले क्षेत्रों के जो आवास होते हैं वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने घर होते हैं ताकि पानी अंदर ना आए। छतें जो है ढलवा होती हैं ताकि वर्षा जल बह सके। उदाहरण के रूप में असम, केरल, पूर्वोत्तर भारत के घर। तो ये था पहला, निर्माण के आधार पर घरों को दो भागों में बांटा गया था, कच्चा मकान और पक्का मकान। दूसरा है जलवायु के आधार पर आवास को तीन भागों में बांटा गया, ठंडे प्रदेश के आवास, गर्म प्रदेश के आवास और वर्षा वाले क्षेत्रों के आवास। उसके बाद है स्थिति के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर आवास को दो भागों में बांटा गया, एक अस्थायी आवास, एक अस्थायी आवास। तो अस्थायी आवास वो होते हैं जो लंबे समय तक रहने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि शहरों और कस्बों में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे फ्लैट हो गया, बंगला हो गया, पंखा और पक्का मकान हो गया। अस्थायी आवास जो थोड़े समय के लिए बनाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आदिम कृषि क्या है? आदिम कृषि की परिभाषा, जब मनुष्य खेती के प्रारंभिक चरण में सरल औजारों, परंपरागत तरीकों और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए कृषि करता है तो ऐसी कृषि को आदिम कृषि कही जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन क्या है? ये सब मैंने छोटा छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि आदिम कृषि क्या है, मत्स्य पालन क्या होता है, पशुपालन क्या होता है, शिकार क्या होता है और खाद्य संग्रहण क्या होता है। तो इसीलिए इसके आंसर छोटे छोटे हैं। तो देख लेते हैं मत्स्य पालन क्या है। जब मनुष्य नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों आदि जल स्रोतों से मछलियां पकड़कर या पालकर भोजन अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करता है तो उसे मत्स्य पालन कहा जाता है। यानी कि जब मनुष्य नदी, तालाबों, झीलों में मछलियों को पालता है या फिर उन्हें पकड़ता है और अपने भोजन के काम लाता है या फिर उन्हें बेचता है जिससे उसे लाभ की प्राप्ति होती है, तो इन सब चीज़ों को, मछलियों को पालने के प्रोसेस को ही मत्स्य पालन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पशुपालन। अब देखो, जानवरों को लोग इसीलिए पालते हैं क्योंकि उनसे किसी न किसी प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। जैसे गाय को लोग पालते हैं, उनसे दूध मिलता है, भेड़ को पालते हैं, उससे रेशे मिलते हैं, बकरी को पालते हैं, दूध मिलता है, फिर ऊँट को पालते हैं, घोड़े को पालते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब वो पालन करते हैं और उनसे ज़रूरत की वस्तुएं लेते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को पशुपालन कहा जाता है। उसके बाद शिकार, अगला क्वेश्चन है, जब मनुष्य जंगली जानवरों और पक्षियों को पकड़कर या मारकर भोजन, वस्त्र या सुरक्षा के लिए उपयोग करता है तो उसे शिकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य संग्रहण। जब मनुष्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध फलों, कंदों, जड़ों, बीजों, शहद, अंडों आदि को इकट्ठा करके अपना पेट भरता है तो इसे खाद्य संग्रहण कहते हैं। यानी कि प्रकृति से जो भी फल मिलते हैं, जड़ मिलते हैं या फिर बीज मिलते हैं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेते हैं और बाद में धीरे धीरे करके खाते हैं, तो इसी क्रिया को ही खाद्य संग्रहण कहते हैं। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन 3 नंबर पे आएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक बार रिवाइज कर लेना। और उसके बाद ये आता है कि सांस्कृतिक प्रसार क्या है। सांस्कृतिक प्रसार नाम से ही पता चल रहा है कि सांस्कृतिक चीज़ों का प्रसार करना यानी कि प्रचार करना। तो जब किसी स्थान की संस्कृति, परंपराएं, भाषा, धर्म, कला, रीति रिवाज, विचार या तकनीकी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के संपर्क, व्यापार, प्रवास या संचार माध्यमों के द्वारा फैलती हैं
तो इसे ही सांस्कृतिक प्रसार कहा जाता है। यानी कि जब एक स्थान की संस्कृति किसी दूसरे स्थान पे लोगों के पास पहुंचती है, प्रवास के माध्यम से या संचार के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से, तो उसे ही सांस्कृतिक प्रसार कहा जाता है। नस्ल क्या है? जब किसी समूह के लोगों में शारीरिक बनावट जैसे रंग, बाल, आँखों का आकार, नाक, कद आदि में समानता पाई जाती है, तो ऐसे समूह को नस्ल कहा जाता है। जैसे किसी समूह में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट एक जैसी हो, तो उस समूह को ही नस्ल कहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है धर्म। तो जब मनुष्य किसी ईश्वर शक्ति या अलौकिक सत्ता में विश्वास रखता है, तो उसे और उसके अनुसार जीवन आचरण और पूजा पद्धति अपनाता है, तो उसे धर्म कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर छोटे छोटे इसलिए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनजाति हैं, जितनी भी जनजातियां मैंने लिखाई है उनमें से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, या फिर एक क्वेश्चन पूछे जाएं या 3 क्वेश्चन पूछे जाएं, बट पूछे जाएंगे। तो आप इन सबको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। मैंने पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा इसीलिए आंसर लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला है कि जैसे थारू जनजाति, मैंने यहाँ पिक्चर भी लगा दी है कि ये लोग कैसे रहते हैं, इनका पहनावा कैसा है। तो थारू जनजाति नेपाल की तराई और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश जैसे कि लखीमपुर, बहराइच, चंपावत, पीलीभीत क्षेत्रों में रहते हैं। इनकी जीवन शैली है कि ये लोग जंगलों और नदी किनारों के इलाकों में बसे होते हैं। व्यवसाय के रूप में ये लोग खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं, पशुपालन करते हैं और जंगल से उपज इकट्ठा करते हैं। और थारू जनजाति की विशेषताएं हैं कि ये लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इनके घर मिट्टी और बांस से बने होते हैं। ये लोक नृत्य, गीत और रंगीन परिधानों के लिए प्रसिद्ध हैं और ये थारू महिलाएं बहुत मेहनती और कलात्मक होती हैं। अगली जनजाति है पिग्मी जनजाति। तो ये मध्य अफ्रीका के घने वर्षा वनों जैसे कांगो बेसिन, गैबोन, कैमरून में रहते हैं और इनकी जीवन शैली जंगलों में झोपड़ियों में रहते हैं। ये लोग व्यवसाय के रूप में ये शिकार करते हैं, फल संग्रह करते हैं और विशेषताएं हैं इनकी कि इनकी ऊंचाई सामान्यतः 4 से 5 फीट होती है। ये शिकार में निपुण होते हैं और जंगल को अपना घर मानते हैं। ये बहुत शांति प्रिय और सहयोगी समाज में रहते हैं। शिक्षा और आधुनिकता से अभी भी ये लोग काफ़ी दूर हैं। इनकी पिक्चर्स ये रही, आप देख लो। उसके बाद अगली जनजाति है कि बुशमैन जनजाति क्या है। तो ये लोग कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में रहते हैं और शिकार करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं। इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये तीर कमान से शिकार करते हैं और इनकी भाषा में क्लिक ध्वनियाँ होती हैं। ये लोग झोपड़ी नुमा घरों में रहते हैं। जंगल और मरुस्थल के जीवन के अनुकूल है। ये है। उसके बाद अगली जनजाति है भोटिया जनजाति। ये भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। व्यवसाय के रूप में ये लोग भेड़ बकरी का पालन करते हैं, ऊन और ऊनी वस्त्रों का व्यापार करते हैं। इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं, सर्दी में मैदानों की ओर उतर आते हैं ये लोग और इनके परिधान ऊनी और मोटे होते हैं। और इनकी पिक्चर्स ये हैं कि ये लोग ऐसे दिखते हैं। अगली जनजाति है एस्किमो। ये जो है ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, साइबेरिया के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। व्यवसाय के रूप में ये लोग शिकार करते हैं, सील, व्हेल मछली का और मत्स्य पालन करते हैं। विशेषताएं हैं कि ये लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं जिसे इग्लू कहते हैं और ये बर्फ़ पर कुत्तों की स्लेज से चलते हैं। आपने वो देखा होगा किसी मूवी में या फिर कहीं जहाँ
आगे 4-5 कुत्ते रहते हैं, स्नो एरिया में वो रहते हैं कि 4-5 कुत्ते रहते हैं और उनके पीछे कुछ रथ टाइप का रहता है, तो वही इनकी गाड़ी रहती है, उसी से ये इधर से उधर जाते हैं। तो कुत्तों की स्लेज से ये लोग चलते हैं, पशु खाल के कपड़े पहनते हैं ताकि गर्म रहे और ठंडे वातावरण में जीवन का सुंदर उदाहरण होते हैं ये लोग। और उसके बाद आता है मसाई जनजाति। ये लोग पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में रहते हैं। पशुपालन के रूप में ये लोग गाय बकरी को पालते हैं और थोड़ी बहुत खेती करते हैं। इनकी विशेषताएं ये है कि ये लंबे, पतले और मजबूत शरीर वाले लोग हैं। ये लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं। ये योद्धा स्वभाव के माने जाते हैं। समाज में पितृसत्तात्मक होता है ये, और पशु इनकी आर्थिक शक्ति का प्रतीक होता है। उसके बाद अगली जनजाति है भील जनजाति। ये भारत के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में रहते हैं। व्यवसाय के रूप में खेती, मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और मजदूरी करते हैं। इनकी विशेषताएं हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। अपने तीर अंदाज कौशल के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि भील धनुषधारी होते हैं। जैसे कि ये अपने पारंपरिक नृत्य, गवर और गैर के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति और देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं। उसके बाद लास्ट जनजाति है संथाल जनजाति। ये जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। व्यवसाय के रूप में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रह करते हैं। इनकी भाषा संथाली होती है। सरना धर्म के लोग रहते हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं।